नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोग का 8वें नंबर का है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 3360 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? दिया हुआ है कि वस्तु को 3360 में बेचा जाता है, ठीक है, तो उसको 12% का लाभ होता है। लेकिन जब आपको केवल 8% का लाभ कमाना है तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आप 100 रुपये में उसको खरीद के लाए, ठीक है, उसको 12% का लाभ मिला आपको, तो मान लीजिए कि 100 से 112 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। एक क्रय मूल्य था, 112 विक्रय मूल्य हो गया क्योंकि आपका 12% का लाभ कमाया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि 160 बोल रहा हूँ, सॉरी, 108 रुपये का आपको विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रॉफिट हो, लाभ हो, वो 8% होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आपको विक्रय मूल्य 108 रुपये रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको 8% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो 112 है इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्योंकि आपका एसपी नहीं है, विक्रय मूल्य ही है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3360, ठीक है। तो आपको 108 का वैल्यू यहाँ से पता करना है। कैसे कीजिएगा? 3360 को 112 से डिवाइड कीजिएगा और 108 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 112 को 336 से काट दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, और एक जीरो और आ जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। तो 30 और गुना 108 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 24, 3 1 3 और एक जीरो, 3240 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कब आएगा? जब हमको 8% का लाभ कमाना हो। जो 12% प्रॉफिट कमा रहा था तो 3360 था, ठीक है। कि जब 8% प्रॉफिट कमाएगा तो उसको 3240 रुपये में बेचना पड़ेगा, 3240, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? यदि 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, ठीक है, दिया हुआ जिनका आधार का त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिया हुआ है। इन दोनों शंकुओं को जलाया या फिर क्या मोड़ा जाता है या फिर उसको गलाया जाता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। पिछले क्लास आपको बताया था मैं। तो बोलता है कि जो उससे एक गोला बनाया जाता है, ठीक है, तो उस गोले का व्यास निकालना है आपको। दो शंकु हैं जिनका हाइट अलग अलग है लेकिन रेडियस सेम है। हाइट अलग अलग है लेकिन रेडियस उन लोगों का सेम है। ये शंकु फर्स्ट हो गए, ये शंकु सेकेंड हो गए, ठीक है। दोनों का हाइट है, एक का 16.4 है और एक का 17.2 है, ठीक है। लेकिन रेडियस दोनों का सेम है। कितना है रेडियस? कितना है? 8.4 दोनों का, ठीक है। और इसको पिघलाकर या जलाकर क्या बनाया जाता है? एक गोला बनाया जाता है, ठीक है। दोनों फिगर कैसा फिगर है? 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल है। आपको मैं कल बताया था कि जब भी 3D फिगर हो तो आपका ये दोनों का वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम करना है। तो ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका होता है शंकु का, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यू। r क्या है? यहाँ पे जो गोला है उसका त्रिज्या है और ए आर क्या है? जो शंकु है उसका त्रिज्या है,
ठीक है। इसके नीचे हम लगा लेते हैं, शंकु को बोलते हैं कोन, ठीक है, और जो गोला है इसको बोलते हैं स्फीयर, जिसको हम ये से दर्शा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट मेरा अलग अलग है दोनों का, ठीक है, इसलिए हमको H1 और H2 करके 2 बार पुट करना पड़ेगा। कैसे पुट करेंगे हम, तो 1/3 पाई RC कॉमन ले लेंगे हम, RC का स्क्वायर कर देंगे, और H1 क्योंकि 2 बार है, H2 इसको हम बराबर कर देंगे इससे बराबर कर देंगे। बाद में मेरा जो भी पूछा रहेगा वही आपका निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। पुट कीजिए, RC का वैल्यू दिया हुआ 8.4, H1 H2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया, 16.4 दिया हुआ है, 17.2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको रेडियस निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा स्फीयर का, बाद में आपको व्यास निकाल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्यास निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है हमने क्या सीखा, ये 1/3 पाई R स्क्वायर, ये स्क्वायर किसका होगा, शंकु का, कोण का, H1 प्लस H2 बराबर 4/3 पाई R³ ये R किसका होगा, स्फीयर का, गोले का, ठीक है। पुट कीजिए वैल्यू 1/3, उससे पहले आप काट सकते हैं, कौन कौन सा वैल्यू काट सकते हैं, जो काट रहा है उसको काट दीजिए आप, इसे करने से पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए, छोटा कर दीजिए इसको डायरेक्ट आप, 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है। R से R नहीं काट सकते क्योंकि ये जो रेडियस है, एक किसका रेडियस है, ये आपका शंकु का रेडियस है, कोण का है, और ये स्फीयर का है, गोले का है, ठीक है। तो R का RC का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 8.4 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे, 8.4 गुना 8.4, H1 कितना है 16.4 प्लस H2 कितना है 17.2 बराबर 4 गुना RS का क्यूब, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 4 2 6 4 2 6 पॉइंट 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 3 33.6 आ गया। तो 8.4 इंटू 8.4 गुना 33.6 इज इक्वल टू 4 इंटू RS का क्यूब, ठीक है। क्यू है ये 4 से इसको आप काटिएगा तो 8.4 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर से आपको क्या मिला, 8.4 का होल क्यूब बचेगा, 8.4 का क्यूब बचेगा बराबर RS का क्यूब बचेगा। तो दोनों तरफ आप क्यूब काट सकते हैं। तो RS का वैल्यू कितना मिल गया, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर कितना मिल गया, 8.4 मिल गया, 8.4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन आपको व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.4 गुना 2 कितना मिल जाएगा आपको, 16.8 सेंटीमीटर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब भी पूछे आप पहचान लीजिए कि 2D फिगर है, 3D फिगर है। अगर 3D फिगर है तो दोनों साइड वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका 2D फिगर है तो उसका आप परिमाप, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस को बराबर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है और 2a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान निकालना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे कि tan का कुछ वैल्यू cot के बराबर रहे, तो उस कंडीशन में आप हमेशा सोचिए कि बराबर कैसे हो सकता है, बराबर कैसे हो सकता है। आप जानते होंगे कि tan 30 डिग्री बराबर होता है cot 60 डिग्री का, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर होता है cot 30 डिग्री का। कैसे, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3,
कॉट 60 का भी 1/√3 होता है, ठीक है। टेन 60 का वैल्यू होता है 1√3 होता है, कॉट 30 का भी √3 होता है। तो आप देख रहे हैं कि 30 और 60 90, 60 और 30 90। कहने का मतलब है जो टेन के बगल में जो भी एंगल रहे उसका सम और कॉट के बगल में जो एंगल रहे उसका सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो टेन के बगल में 2a है प्लस कॉट के बगल में कौन सा एंगल है a माइनस 18 डिग्री, इसका सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्ट आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 3a होगा, 3a माइनस 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक है। 3a बराबर 18 डिग्री इधर जाएगा तो 108 डिग्री हो जाएगा ये। तो a बराबर 36 डिग्री इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि टेन और कॉट का जब भी बराबर दे तो ये दोनों आपका सम, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसे एंगल जो भी दिए जाते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। आप ऐसा साइन और कॉस में भी कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा वाले में भी आप θ1 और θ2 करके वैल्यू जो दिया रहेगा तो θ1 और θ2 को दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरा का, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर सेक θ2, θ1 θ2 यहाँ भी दोनों को जोड़ के आप 90 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर की स्पीड से kmph मतलब किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर जाता है और Q से P 3 kmph की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालना है। इसका दो मेथड है, एक तो फार्मूला है, एक डायरेक्ट जैसे हम लोग करते हैं। तो पहले फार्मूला वाला बता देते हैं, उसके बाद जो हम लोग करते हैं वैसे बताते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट मान लीजिए P है, Q पर जाना है, ठीक है। तो P से Q जो जाता है वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और Q से P 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे निकालिएगा एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह 5 पुट कीजिए, y की जगह 3 पुट कीजिए। कितना आएगा 2 × 5 × 3 और दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8। कितना जाएगा 5 × 10 30, 30/8 काट दीजिए, 3.75 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है इसका? ये सेकेंड मेथड देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। हम लोग करेंगे 5 दिया हुआ है स्पीड और 3 दिया हुआ है स्पीड, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे 15, ठीक है। 5 से 15 करना है 3 से गुना करेंगे, 3 से 15 करना है 5 से गुना करेंगे, ठीक है। जो 15 है क्योंकि P से Q जाता है और Q से दोबारा P पे आता है, 2 बार इसका हो गया, सेम डिस्टेंस को 2 बार कवर किया है। P से Q गया है फिर Q से P आया है, इसीलिए हम 15 गुना 2 करेंगे। अगर P से Q तक रहता था हमको 2 करने का जरूरत नहीं था, 2 से गुना करने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन गया है और फिर आया है इसलिए 2 से गुना किए हैं, ठीक। इसको आपको जो 3 और 5 है इसको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 8। डायरेक्ट आप 30/8 कीजिएगा, 3.75 इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप करके देखिएगा जहाँ अलग अलग स्पीड दिया रहेगा, मैंने 3 स्पीड दे दिया तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है और वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी और व्यक्ति को दे देता है,
तो प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हम 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये ले लिए 4% पर, ठीक है, और उसी समय के लिए 2 वर्ष के लिए ही हम 6.25% के रेट से किसी दूसरे को दे दिए, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम 4 पेड़ तो हम उधार ही लिए हैं और 6.25% पर दूसरा को दे दिए हैं, तो हमको प्रॉफिट होगा। तो हानि की तो बात ही नहीं है, तो हमको तो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। कितना का होगा वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 4% साधारण ब्याज के दर से है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए है 5,000 रुपया, तो 4% से 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 4% और प्लस 4%, 2 वर्ष के अंत में टोटल उसको 8% उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा को दे दिया 6.25 के रेट से, तो 6.25% प्लस 6.25% कितना उसको ब्याज मिलेगा? 12.5% का उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। यानी जो इसका जो 4.5% है यही क्या है? उसका प्रॉफिट है। तो यही आपको बोला है कि आपको निकालना है कि कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, 5,000 रुपये का 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट होगा? तो 4.5 प्रॉफिट होगा, 100 चला गया, एक जीरो और हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, 3 से 3 जीरो चला गया, तो 45 × 5 कीजिए, 45 × 5, 2 बचेगा 20 और 2 22, 2250 कितना बचेगा? 45 × 5 करने पे 2 20 22 225 बचा, सॉरी 225 आया, ठीक है। तो ये आपका 2 साल के बाद का है ब्याज। आपसे क्या पूछा है? प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ या हानि बताना है। प्रति वर्ष मतलब 1 ईयर का बताना है। ये आपका 2 साल का लाभ है 225, ठीक है। तो 1 साल का लाभ कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दीजिए, 112.5 रुपये लाभ होगा उसको 1 साल में। 2 साल में 12.5 हो जाएगा, 225 रुपये हो जाएगा। तीसरा साल कितना आ जाएगा? 112 और जोड़ दीजिए, 337.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जन गण मन हमारे राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? जो राष्ट्रीय गान है हमारा है जन गण मन, इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। इसको पहला बार कब गाया गया था? पहला बार राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था। एक सवाल और पूछता है राष्ट्रीय गान से कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को। रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था? तो भारत के लिए प्रथम नोबेल प्राइज, भारत के लिए, ठीक है। 1913 में कौन सा क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेसी के क्षेत्र में। कौन सा बुक के लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो कि फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी को महात्मा का टैग दिए थे। महात्मा फर्स्ट टाइम बोले थे। राष्ट्रपिता कौन बोला था महात्मा गांधी को सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्या है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का आपको 2 चीज़ याद रखना है। एक तो इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। एक इन्होंने एक समाज का स्थापना किया था, उस समाज का नाम था आर्य समाज। कौन सा था? आर्य समाज, ठीक है। आत्मीय समाज किसने किया था? आत्मीय समाज तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। लेकिन आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सुभाष चंद्र बोस है थर्ड नंबर। सुभाष चंद्र बोस आपको पता होगा
इनका बुक का क्या नाम है? इनका बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल एग्जाम में बहुत पूछता है। सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या था? तो इंडियन स्ट्रगल। इन्हीं ने ही फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या लिखा था? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? वंदे मातरम। उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। एक सवाल और पूछता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया था? तो लिया गया था आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ। ये उपन्यास था। किनका उपन्यास था? किसने लिखा था इस उपन्यास को? तो ये चटर्जी जी हैं, लेकिन इसका जो लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, चटर्जी नहीं। इसके चटर्जी की जगह पे आप चट्टोपाध्याय कीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के रचयिता थे। यहीं से आपका वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत यहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। क्या है? भारत के प्रमुख वचन एवं नारे। कौन सा नारा किसने दिया था? एग्जाम में पूछता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। हे राम, किसने? महात्मा गांधी। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका एक फेमस बुक है हु लिव्स इफ इंडिया डैश, मतलब कौन जिंदा रहेगा अगर भारत ही मर जाए। ठीक है। इनका एक और पुस्तक है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही बुक है। ठीक है, 3 बुक हो गए। कौन सा? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 3 बुक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो गए। ठीक है। इनका नारा क्या था? पूर्ण स्वराज। ठीक है। कब इन्होंने घोषणा किया था? तो लाहौर अधिवेशन था 1929 में, लगभग 1929 में। आप देख लीजिएगा, उसी समय ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। आराम हराम है, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इनकी पुस्तक के बारे में पूछता है। कौन कौन सा पुस्तक है? गीता रहस्य। गीता रहस्य कहाँ लिखा था इन लोगों ने? जब इनको जेल हुआ था 1908 से 1914 के बीच में, जो जेल में रहे थे ना, म्यांमार का मांडले जेल में, वहाँ पे इन्होंने गीता रहस्य अपना पुस्तक लिखा था। इनका पुस्तक का नाम है केसरी, केसरी, और एक और पुस्तक का नाम है मराठी। ठीक है। केसरी पुस्तक कौन सा लैंग्वेज में है? मराठी में है। और मराठी कौन सा लैंग्वेज में है? इंग्लिश में है। ठीक है, इतना नहीं पूछिएगा, बस अब याद रखिएगा गीता रहस्य, केसरी और मराठी बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। इनको किसने कहा था कि फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, मतलब जो भारत में अशांति है उसके पितामह है? किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। जब भी कौन सा ईस्वी था? 1928 में साइमन कमीशन के लिए विरोध के लिए इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाया था, लाला लाजपत राय। ठीक है। 1928-29 में इनका मृत्यु हो गया था लाठीचार्ज में ही। ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता है कि लाला लाजपत राय का किस नाम से जानते हैं, किस उपनाम से जानते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से इनको जानते हैं, पंजाब केसरी। जो पंजाब बैंक है, पीएनबी बैंक, उसके संस्थापक भी यही थे, लाला लाजपत राय। ठीक है। और इनका एक बुक है, उस बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। क्या? अनहैप्पी इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, किसने बोला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या था? जय जवान जय किसान, किसने बोला था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? शांति पुरुष के नाम से भी इनको हम जानते हैं। कौन पुरुष?
शांति पुरुष के नाम से भी हमको जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, बिहार से रिलेटेड है। ठीक है। जय जगत विनोबा भावे। इनसे और भी क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है। एक और पूछता है विनोबा भावे से कि प्रथम सत्याग्रही के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रथम सत्याग्रही के नाम से विनोबा भावे को जाना जाता है। ठीक है। 1958 में जब से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को ही मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। फर्स्ट टाइम किसको मिला था? विनोबा भावे को ही मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ मिलता है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में मिलता है। ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है। कब से मिल रहा है? 1958 से। फर्स्ट टाइम किसको मिला था? विनोबा भावे को। ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रही थे। ठीक है। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से संबंधित है। इनको जय जगत के नाम से उनका उपनाम भी है, जय जगत। उपनाम नहीं है, इनका नारा है जय जगत। ठीक है। इनका नारा है जय जगत। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है। तो आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। तीनों इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को क्या? तो वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल को क्या? तो वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मई को क्या? तो जैव विविधता दिवस, विश्व बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी के, जबकि विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विश्व युवा दिवस, वर्ल्ड यूथ डे 12 अगस्त को, जबकि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। ठीक है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसका स्थापना हुआ था? WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू को रोकने के लिए, टोबैको को रोकने के लिए 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस आपको बताइए कि हम 11 जुलाई को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर को। ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी लगाना है। विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी लगाना है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर लगाना है। ठीक है। ज़्यादा सवाल आपको इससे आता है, वर्ल्ड हिंदी डे से। ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ठीक है। इतना डेट कम से कम आपको मिनिमम याद होने चाहिए इम्पोर्टेंट डेट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से थे? बांग्लादेश से, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, ये भी कहाँ से थे? बांग्लादेश से, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? बंग बंधु के नाम से इनको जानते हैं, बंग बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान वही हैं जो अभी प्रधानमंत्री है ना बांग्लादेश का, शेख हसीना, उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? दादा भाई नौरोजी। एक सवाल पूछता है दादा भाई नौरोजी से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितने टाइम, मतलब कितने बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो टोटल ये 3 बार रह चुके हैं। कब कब रहे हैं? तो जो सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सेकेंड टाइम 1886 में, 1893 में, ठीक है, और लास्ट 1906 में। टोटल 3 बार, 3 टाइम्स ये रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनको और क्या नाम से जाना जाता है? और उपनाम से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। और इनका एक बुक था, बुक का नाम है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका बुक है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान बता दिए, बंग बंधु लाला लाजपत राय, आपको पीछे हम बता चुके हैं लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से इनको जानते हैं। पीएनबी बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। इनका पुस्तक का क्या नाम था? अनहैप्पी इंडिया। क्या, कौन सा? क्या? अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महान व्यक्तियों के उपनाम, कौन सा आदमी किस नाम से जाना जाता था? तो महात्मा गांधी नंगा फकीर के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? नंगा फकीर के नाम से, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके नाम से? बिहार का गांधी के नाम से इनको जाना जाता था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन से किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार का उपाधि कहाँ किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कब दिया था? 1928 में, ठीक है। उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं, उड़न परी। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर, ठीक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।